यस मैम। इकरा रहमान, जो आपको मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल एनालिसिस की बैलेंस शीट करवाई थी, देखी थी आपने वो? यस मैम। देखी थी। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो क्या मुझे उसका वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल एनालिसिस करके दिखा सकते हो? यस मैम। मैम वो हमने किया था, जो टेबल आपने करवाया था करंट एसेट वाला, वो जी किया था हमने। हाँ ना, तो वो मैं उसी की बात कर रही हूँ। आपको मैंने वर्टिकल और हॉरिजेंटल एनालिसिस करवाया है। अगर मैं आपको बैलेंस शीट दूं तो क्या उसमें मुझे वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजेंटल करके दिखा सकते हो? मैम ट्राई करते हैं। सबा कौन है? सबा जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसको रिवाइज किया आपने? जी मैम। कर लिया है कि करना है अभी? आमना इलियास कौन है? सबा भी उसको रिवाइज करना है कि कर लिया है? मैम कर लिया। कर लिया है। तबीर फातिमा कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीर, आपने ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया है? मैम एक्चुअली मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया नहीं था तो मैं अभी वही रिवाइज कर रही हूँ। मुझे मिस कुछ समझ नहीं आ रही, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूँ। नहीं, ये मेरा तो फॉल्ट नहीं है कि अगर आप क्लास में नहीं थे। मैंने तो जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया, तो मैंने कमिंग क्लास में तो डेफिनेटली उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं आपसे। मैम सॉरी बट एक्चुअली मैं अभी रिवाइज कर रही हूँ, लेकिन वो फुल रिवाइज नहीं हुआ अभी। मैंने आप लोगों की एब्सेंट लगा देनी है, और मैंने आप लोगों की 15 डेज की सारे बच्चों की एब्सेंट लगानी है। ये जो नहीं ना बोलते क्लास में, क्लास को ज्वाइन करके खुद जो है इधर उधर गुम हो जाते हो आप लोग। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी बोलो। मैम कॉमन साइंस, मैम उसका बता दें। उसमें तो यही है कि डिफरेंशियल स्टेटमेंट दैट शो ओनली परसेंटेज एंड नो एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट। मैम इसका हम्म। मतलब ये है कि जो भी परसेंटेज हो, जो भी हमारा मतलब कह सकते हैं, जो कुछ भी होगा उसे हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, लेकिन डॉलर में नहीं कैलकुलेट करना। ट्रेंड परसेंटेज को? मैम कॉमन साइंस स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल किसकी स्टेटमेंट बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल को। स्टेटमेंट को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना, वो आपकी डॉलर की सूरत में नहीं होती, वो परसेंटेज की सूरत में होती है। मैम लाइक दैट, अगर कोई हमारे पास चीज है जिसे हम बेचना चाह रहे हैं, अगर तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो 100% है, तो हम कह सकते हैं कि ये गुड है, इट्स ओके। हम्म। अगर हम कह सकते हैं कि 110%, 110%, देन हम कह सकते हैं कि इट्स गुड। अगर ये लेट्स सपोज 60% से लो डाउन आ रही है, तो फिर हम उससे हम्म। मतलब अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि इट्स बैड। मतलब इसी तरह में हम कुछ कैलकुलेट करते हैं। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है ना, उसमें आप लोग अपने बिजनेस की पोजीशन को चेक करते हो। अगर लेट्स सपोज करो कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी ना, आपने कहा कि जी हमें पूरे सेशन में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप लोगों का सेशन होता है। आपने उन पूरे सेशन की आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना होता है। आप फाइंड किस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक आउट करते हो कि क्या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अप चल रही है या डाउन चल रही है। अगर आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के इक्वल चल रही है कि लेट्स सपोज करो कि आप लोगों ने कहा जी हमें पूरे साल में जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है ना, वो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, और जो हमें प्रॉफिट अर्निंग होनी है ना हर मंथ के हिसाब से, वो हमें 3 लाख की होनी है। अगर तो आप लोगों को 3 लाख की आप लोगों को प्रॉफिट की सूरत में अर्निंग हो रही है, तो इट्स मीन डैट कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के इक्वल जा रही है। फिर आप कहोगे कि इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस। अगर 3 लाख से अबव कर जाती है तो वो वेल एंड गुड हो जाती है। अगर उससे बिलो हो जाती है तो फिर आप लोगों की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो पुअर कंडीशन में चल रही होती है। किस वजह से पुअर कंडीशन में चल रही है? कि कुछ ऐसे
आप लोगों के पास टूल्स होते हैं जो वो आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। आप लोगों को अपने बिजनेस को सेटअप नहीं करना आ रहा होता, डिसीजंस नहीं बेटर हो रहे होते, जिसकी वजह से आप लोग पुअर कंडीशन की तरफ मूव कर रहे होते हो। ओके मैम। अबू बकर कौन है? अबू बकर कौन है? यस मैम। अबू बकर मुझे ये बात बताओ, शाबाश के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किसको कहते हैं? मखनूर आगे वाली स्लाइड करो, रेशियो एनालिसिस से निकालो। जल्दी से बताओ, हरी अब जल्दी से बताना है। रेशियो एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है? The process of understanding. ऐसे ही है ना, अब आधी से ज्यादा क्लास रिमूव करने लग जाना है जब भी इनसे क्वेश्चनिंग होनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं मोहसिन बात कर रहा हूँ। सॉरी, मैं नमाज पढ़ रहा था तो वो बता रहे थे लड़के कि आप बुला रही थी। अच्छा ठीक है। अबू बकर कौन है? यस मैम। अबू बकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है, जल्दी से बताओ, शाबाश। The process of understanding the risk and profitability of the firm. जस्ट लाइक एग्जांपल देके बताओ ना, क्लियरली उसको डिफाइन करो। आमना ताहिर कौन है? आमना ताहिर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है? Ma'am, process of breaking complex topics down into smaller parts to gain better understanding. जी बताओ। जी मैम। इसको एक्सप्लेन करो। मैम मैं पढ़ रही थी, मैंने पिछले लेक्चर नहीं लिया था तो पढ़ रही थी मैं। आयशा खान कौन है? यस मैम। आयशा खान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होती है? Ma'am, the process of understanding the risk and profitability of a firm through analysis report. How do analysis of the report of the organizations? Ma'am, जैसे कि the process of breaking the complex topic and substance to get more information and awareness. The financial statement is complete at the start of the point या end of the point? Ma'am, end of the point. End of the point. ठीक है। इकरा रहमान कौन है? यस मैम। इकरा रहमान, डिफाइन करो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को, कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है आपका? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम लोग जो पिछला जो हमारा प्रीवियस होता है उसको भी हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग कितने प्रॉफिट में रहे हैं या लॉस में रहे हैं। हम दोनों का एनालिसिस करते हैं और कैलकुलेट डॉलर और परसेंटेज चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स वन पीरियड टू द नेक्स्ट। अच्छा, किस आप लोगों का सीक्वेंस में चल रहा होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? हॉरिजॉन्टल में चलता है मैम। किस सीक्वेंस में चल रहा होता है आप लोगों का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? बताओ, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आप लोगों का किस रेशियो में चल रहा होता है? एक्स एक्सिस पे चल रहा होता है या वाई एक्सिस पे चल रहा होता है?
एक्स एक्सिस पे करना होता है। अच्छा महानूर, आप बताओ कि वर्टिकल एनालिसिस आप लोगों का एक्स एक्सिस पे होता है कि वाई एक्सिस पे होता है? कहाँ गई है मैम वो महानूर? वाई एक्सिस पे होता है। मैम वो स्क्रीन शेयर होती है तो मेरा माइक ऑन नहीं होता इसलिए। बिलाल सितार कौन है? बिलाल सितार कौन है? यस मैम। बिलाल बच्चे बताओ, शाबाश के 10% क्या होती है आपकी? बिलाल जल्दी से बताओ बच्चे, शाबाश। क्या पूछा आपने? परसेंटेज? क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? नहीं पता बिलाल को? मैम नहीं पता। ईशा सजल कौन है? ईशा सजल कौन है? कोई नहीं है ईशा सजल? महनूर निकालो जरा इनकी स्लाइड्स। अब नेक्स्ट वाला आप लोगों का टॉपिक है कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। पीछे हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज करके आए हैं, फर्स्ट पे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था वर्टिकल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को किया, वर्टिकल एनालिसिस को किया और ट्रेंड परसेंटेज को। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर। अब यहाँ पे देखो, उसने कहा कि रेशियो एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस हैज assumed important role as a tools for appraising the real worth of an enterprise, its performance during a period of time and its pitfalls। सेकेंड वाली रिक्वायरमेंट में है कि फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस इज द वाइटल अप्रोप्रिएट्स फॉर द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब वो कहते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस होती है वो किस तरह की रेशियो एनालिसिस होती है, क्यों आप लोग रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करते हो और क्या आप लोगों की फर्म के अंदर रेशियो एनालिसिस का रोल होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस पढ़ के आए हो उसमें तो आप लोगों को क्लियर कट के बात बताई गई कि आप लोगों ने अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को चेकआउट करना होता है। उसकी वजह से आप लोग एनालिसिस करते हो अपने बिजनेस के अंदर, प्रीवियस ईयर्स का भी कर सकते हो और करंट ईयर्स का भी कर सकते हो। अब वो कहते हैं कि रेशियो एनालिसिस क्या होती है। रेशियो एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें आप लोग अपनी कंपनी टू कंपनी भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स का करंट ईयर के साथ कर सकते हो, करंट ईयर का आप लोग फ्यूचर ईयर के साथ भी कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करते हो, ऑर्गेनाइजेशंस की रेशियोज को फाइंड आउट करते हो। यहाँ पे उसने एक वर्ड जो है वो यूज किया हुआ है, पिटफॉल्स। वो कहते हैं पिटफॉल्स किसको कहते हैं, नुकसानात को कहते हो। अगर लेट्स सपोज कि अगर आप लोग एक बिजनेस चला रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको बिजनेस के अंदर कोई भी जो है वो लॉस हो जाता है तो डेफिनेटली आप लोगों ने लॉस को कवर अप भी तो करना होता है ना। इससे तो नहीं कि अगर आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हो रहा है तो आप लोग वहां पे अपने सेटअप को जो है वो कंट्रोल स्टॉप कर देते, उसको कंट्रोलिंग जो है वो फर्दर प्रोसेस नहीं करते। रेशियो एनालिसिस जो है उसका बेसिक थीम ये होता है कि आप लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर आप लोगों ने एनालिसिस करना होता है। किस तरह एनालिसिस करना होता है, आपने अपने कंपनी टू कंपनी भी कर सकते हो, आप लोग करंट ईयर टू प्रीवियस ईयर भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर
को करंट ईयर से भी कर सकते हो, उसके बाद करंट ईयर्स को फ्यूचर ईयर के भी साथ कर सकते हो। रेशियो एनालिसिस में आप लोग दो चीजों का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो, उसको आप लोग रेशियो एनालिसिस का नाम देते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मनु। उसके बाद वो कहते हैं कि यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, फर्स्ट में उसने कहा कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, यूज ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट में उसने कहा कि एलिमिनेट द इफेक्ट्स ऑफ द स्केल एंड साइज ऑफ डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट ईयर्स ऑफ द सेम कंपनी और कंपनीज कैन बी प्रोवाइडेड। वही वाली बात आ गई, अभी आप लोगों से ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि आप लोग क्या करते हो, अपने कंपनी टू कंपनी भी अपना जो है वो रेशियो एनालिसिस कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास दो कंपनीज, एक मोबाइल फोन्स की कंपनी है, एक हमारे पास हवावे कंपनी है, दूसरी हमारे पास जो है ना वो ओप्पो की कंपनी है। हम लोगों ने उनका एनालिसिस करना है, उनकी रेशियोज निकालनी है। रेशियोज तो तब निकलेंगे जब हमारे पास डेटा अवेलेबल होगा, जब तक डाटा अवेलेबल नहीं होगा तब तक हम रेशियोज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लोगों ने क्या किया, 2018 का डाटा लिया, हमने 2018 का ओप्पो मोबाइल का लिया और 2018 का हम लोगों ने हवावे मोबाइल का डाटा लिया। हम लोगों ने जब उनका स्टार्टअप से लेके एंड पॉइंट तक हम लोगों ने उसके ऊपर एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे रिजल्ट निकले कि जो हवावे कंपनी है ना उसकी फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट में बेटर है कंपेयर टू ओप्पो कंपनी। ठीक है, जब हमारे पास जो है वो रिजल्ट ये फाइंड आउट हो गए कि जो हवावे कंपनी है उसकी जो है मार्केट में एज जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू ओप्पो कंपनी। इस तरह हम लोग इजीली अपनी जो क्या कर सकते हैं, रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डाटा अवेलेबल हो गया। हम लोग उसको फार्मूलाज में पुट करेंगे, फार्मूलाज में पुट करके इजीली उसकी जो है वो रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह अगर हम लोग कहें कि हम लोगों ने जी अपनी ही कंपनी है, हमारे पास कंपनी को जिसको हम लोग हवावे कंपनी का नाम दे रहे हैं, हमने उसकी जो है वो रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग सिर्फ एक सिंगल कंपनी की रेशियो फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर सिंगल कंपनी की रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम वो रेशियो नहीं फाइंड आउट कर रहे। रेशियो का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने कंपैरिजन करना होता है। हम लोगों ने किस तरह का कंपैरिजन करना है, हम लोग प्रीवियस ईयर टू करंट ईयर कर सकते हो, कंपनी टू कंपनी कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी कि अगर हम लोग कंपनी टू कंपनी कर रहे हैं तो हम लोगों ने उसका कैसे एनालिसिस करना है। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर का करेंगे, जैसे हम सपोज कर लेते हैं अब हमारे पास 2020 का ईयर चल रहा है, हमारे पास लास्ट ईयर जो था वो 2020 का ईयर था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 2020 के ईयर्स को 2019 के ईयर से कंपेयर करना है। हम लोगों ने देखना है कि 2019 में हमारी रेशियो क्या चल रही थी और 2020 में हमारी रेशियो क्या चल रही है। फिर हमें हमारे पास जब रिजल्ट आ जाएंगे तो हम लोगों ने उन रिजल्ट को 2021 पे इम्प्लीमेंट करना है कि हाँ जो हमारे अंदर वीक पॉइंट्स थे हमने उसको कैसे कवर अप करना है। इस वजह से आप लोग रेशियो एनालिसिस करते हो। क्लियर है क्लास पॉइंट? क्लास पॉइंट नहीं वो अब देखो जैसे हमारे जो है हम एक बैंक की एग्जांपल्स कर लें कि बैंक की अगर इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, आपको वो प्रीवियस ईयर्स की मिलेंगी। जो करंट ईयर्स का मोस्टली डाटा ऐसा होता है जो उन्होंने हिडन किया होता है, और कुछ डाटा ऐसा होता है जो कंपनी जो है उसको पब्लिक के लिए शो ऑफ करवा देती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, नेट पे भी देखते होंगे कि आप लोग को मोस्टली कंपनी, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कर लें कि अगर एमटीएम की कंपनी का हम नाम ले लें, जो एमटीएम वाले हैं इन्होंने कुछ डाटा ऐसा होता है जो अपनी वेबसाइट्स पे रखा होता है कि ये हमारी इनकम स्टेटमेंट थी और ये हमारी बैलेंस शीट थी, और जो उनको पता होता है कि ये हमारा जो है वो पब्लिक को शो ऑफ करवाने वाला नहीं है, ये हमारा हिडन डाटा है, फिर वो उसको जो है वो पब्लिक को शो ऑफ नहीं करवाते, उसको सीक्रेट कर लेते हैं डाटा को। क्लास दैट्स अ क्लियर पॉइंट क्लास? मैम एक दफा रिपीट करिएगा, ईयर टू ईयर कंपैरिजन। क्या कह रही हूँ?
मैम ईयर टू ईयर कंपैरिजन रिपीट करना है एक दफा। ईयर टू ईयर की बात करें, जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल की, लेट्स सपोज के 2018 है और हमारे पास 2019 और 2020 की बात कर लेते हैं। 2019 का डाटा था हमारे पास और 2020 का डाटा है। हम लोगों ने क्या करना है, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को या रेशियो एनालिसिस करना है। हम लोगों ने देखा कि 2019 में हमारा जो रेशियो निकली है ना, वो हमारी 98% की निकली है। जो हमारे पास 2000 का डाटा आया, 2019 का आया, 20 का आया, उसमें हमारे पास जो रेशियो निकली है ना, वो हमारे पास 80% की निकली है। जब हमारे पास 2021 आना है, तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास 2019 का डाटा था उसमें तो हमारी 98% निकली, फिर हमारे पास 80% निकली निकली 2020 में। फिर हम लोगों ने ये देखना है कि कौन से ऐसे हम लोगों ने स्टेप्स चूज किए थे, या कौन से ऐसे डिसीजन या कौन सी ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट की थी जिसकी वजह से हमारी रेशियो एनालिसिस जो है ना वो कम निकल रही है, रेशियो हमारी एक्सपेक्टेशन से कम निकल रही है। आप लोगों ने फिर 2020 में जाके उसके ऊपर जो है वो फर्दर उसको कंट्रोल करना है, उसके ऊपर प्रोसेस करना है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, स्ट्रेटजी बनानी है, ताकि जो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है उसके इक्वल जाके आप लोगों का डाटा आ जाए। एनालिसिस करने का मतलब होता है, ये होता है कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने पिछले साल में कितना आप लोगों ने जो है वो रेशियो की है, वेरी नेक्स्ट में क्या किया है, और फ्यूचर में क्या कर सकते हो आप। इस वजह से एनालिसिस करते हो आप। ओके मैम। मानो वेरी नेक्स्ट स्लाइड करो। अब नेक्स्ट में देखो कि यूजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। फर्स्ट, अनएबल कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज डिफरेंट ईयर्स। अभी जैसे मैं आप लोगों को बात बता के आई हूँ कि हम लोग जो है वो डिफरेंट ईयर्स का जो है वो एनालिसिस करते हैं विद इस बजट्स एंड फोरकास्टेड विद अदर कंपनीज इन सिमिलर ट्रेड्स। वही वाली बात आ गई कि मैंने अभी आप लोगों से ये ऑलरेडी बात डिस्कस कर ली है कि आप लोग डिफरेंट ईयर्स का जो है वो डाटा लेते हो, उसका कंपैरिजन करते हो। अगर मैं आप लोगों से ये बात ये भी बता के आई हूँ कि अगर आप लोगों को सेम ईयर का कंपैरिजन करने को कहा जाए तो वो आप लोगों का रेशियो एनालिसिस नहीं होगा, वो सिर्फ आप लोगों की परफॉर्मेंस होगी। अगर आप लोगों ने रेशियो एनालिसिस करना है तो आप लोगों ने डिफरेंट ईयर्स के डाटा को आपस में मर्ज करना है, मर्ज करके आप लोगों ने फिर उसका एनालिसिस करना है। उसके बाद वो बात कर रहा है कि आप लोगों ने सिमिलर कंपनीज का डाटा लेना है, ये नहीं कि एक ही कंपनी का डाटा लेके और आप उसका एनालिसिस करना चाह रहे हो। ऐसा एनालिसिस करोगे तो वो उसका फिर जो है वो रेशियो एनालिसिस नहीं होगा। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम लोगों ने डिफरेंट ईयर्स का डाटा लेना है, डिफरेंट कंपनीज का डाटा लेना है, उसके ऊपर हम लोगों ने एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करके हम लोगों ने अपनी रेशियोज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो। अब यहाँ पे आती है स्लाइड्स के वाई आर रेशियोज यूजफुल, कि हमारी जो रेशियोज हैं वो क्यों यूजफुल हो सकती हैं। रेशियो स्टैंडर्ड्स नंबर एंड फैसिलिटेट comparisons. Ratios are used to highlight weakness and strength. ठीक है, वही वाली कि हम लोग इसको यूजफुल किस लिए बनाते हैं, इस वजह से बनाते हैं कि हमें कंपनी की वीकनेस का और स्ट्रेंथ का पता चल सके, हमें कंपनी की फैसिलिटेट्स का पता चल सके, हमें कंपनी के स्टैंडर्ड्स का पता चल सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को ये बात बता के आई हूँ कि 2000 हमारे पास 19 था और 2020 का ईयर था। 2019 में हमारी रेशियोज की जो स्ट्रेंथ थी वो अप थी। 2020 में जब हम लोग मूव किया तो हमारी रेशियो एनालिसिस जो थी वो वीकनेस की तरफ चली गई। हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा की थी, हमारी एक्सपेक्टेशंस के इक्वल नहीं आई, बिलो चली गई। इस वजह से हम लोगों ने रेशियो एनालिसिस जो है वो फोरकास्टिंग के लिए सेट करके रखना है कि अगर हमारी यहाँ पे वीकनेस हुई है तो हम लोगों ने फोरकास्टिंग में उसको कैसे सेट करना है। क्लियर है यहाँ तक? क्लास क्लियर है यहाँ तक? ये आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस की जो है ना ये पॉलिसी बताएंगी कि हम लोगों ने अब जो है वो वर्टिकल एनालिसिस करना है या हॉरिजेंटल एनालिसिस करना है। ये आप लोगों के जो फार्मूलाज होते हैं ना, वर्टिकल एनालिसिस में और फार्मूलाज यूज होते हैं, रेशियो एनालिसिस में और फार्मूलाज यूज होते हैं। नेक्स्ट जाके आप लोगों को अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिखाती हूँ ना, तो फिर वहां पे जाके आपका ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
अब्दुल बासित कौन है? ओए सो रहे हो कि जाग रहे हो आप लोग? जाग रहे हो? ये स्टूडेंट अपनी हमारी क्लास का ही है। ये आपकी क्लास का ही है? जी मैम। खुदा अहमद कौन है? यस मैम। मलाह नवाज कौन है? मलाह नवाज कौन है? मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब यहाँ पे देखो आप लोगों के पास जो है वो अभी जैसे वो बच्चा पूछ रहा था कि मैडम हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा वर्टिकल एनालिसिस होगा, हॉरिजेंटल एनालिसिस होगा या ये रेशियो एनालिसिस होगा। ये देखो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट रेशियो करना है आप लोगों ने। फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें करंट रेशियो, क्विक एसेट्स रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉपर्टी रेशियोज है और डेट इक्विटी रेशियोज है। उसके बाद उसने सेकंड वाले में कहा है कि पीएलएस का मतलब पी एंड एल का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, और इनकम या रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियोज आ जाता है, जिसमें आप लोगों के पास ऑपरेटिंग रेशियो आती है। ऑपरेटिंग रेशियोज में क्या क्या आता है आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज और स्टॉक टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट, move balance sheet and profit and loss ratio। फिक्स्ड रेशियोज है आपके पास टर्नओवर रेशियो, रिटर्न और टोटल रिसोर्सेज रेशियोज, फंड्स रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो और डेट्स रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज। ये सारी रेशियोज जो होती जो है ना उसने क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो की बताई हुई है। फाइनेंशियल रेशियोज में क्या पढ़ोगे, ऑपरेटिंग रेशियोज में और ऑपोजिट रेशियोज में कौन कौन सी फिगर्स को आप लोग यूज करोगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड्स जो है ना वो मूव करो। Salam alaikum, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, no, there is a question. Ma'am, do you have my sound? Yes, yes. Ma'am, I didn't understand the last slide. Okay, now last slide move करो। I'm so sorry, I don't have your sound clearly. Last slide move करो। Why are ratios useful slides? Yes, ma'am. Yes. Ratio standards number and facilitates comparison, just like two companies are available. Just like one company is Huawei and second company is named Oppo company. We are find out the financial positions of the company at the end of the point. Let's suppose 2020 2019 years available. 2019 the ratios is find out 98%. 2020 years to ratios is find out the 80%. Then we find out the financials ratios. 2020 is the better than compared to 2020. 2020 the ratios is 80%, and find out the reasons the below of the expectations. The next point is ratios are useful to the highest weakness and strength. When we find out the comparisons of 2 years 2019 and 2020, 2019 the ratios analysis 98% and 2020 80%. The 98% is the strength point and 80% point is the weakness point of the ratios. That's a clear point. Yes, ma'am. Thank you.
नेक्स्ट लाइन है कि मेजर कैटेगराइज ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, एसेट्स मैनेजमेंट रेशियोज, डेट मैनेजमेंट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और मार्केट वैल्यू रेशियोज। नेक्स्ट वाला जरा स्लाइड करो, देखो इसमें इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा कि व्हाट क्वेश्चंस डू दे आंसर के फर्स्ट में उसने कहा कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी उसको कहते हो जिसको आप लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे लाइक सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है, जैसे हम लोग गोल्ड की एग्जांपल कर लेते हैं कि मोस्टली लोग ऐसा होते हैं कि जो अपने पास जो है वो गोल्ड को सेव कर लेते हैं, जब उनको जरूरत होती है पैसे की तो वो उसको सेल आउट करके उसकी रिकवरी कर लेते हैं, अपनी जो जिनकी नीड होती है, डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको फिल अप कर लेते हैं। कहते लिक्विडिटी उसको कहती हो कि जब आप लोग अपनी कोई चीज को सेल आउट करके, चाहे वो कोई एसेट है या कोई भी आप लोगों के पास चीज है, आप उसको एज अ सेव के तौर पर अपने पास रख लेते हो, और जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उसको सेल आउट करके उसको फौरन से कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे एसेट्स मैनेजमेंट एफिशिएंसी, राइट अमाउंट ऑफ द एसेट्स वर्सेस सेल्स। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक एसेट्स है, ठीक है, हमारे पास एसेट्स कौन सा है कि हम कह लेते हैं कि जी हमारे पास एक एसेट्स बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग का नाम उसको दे देते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, हमने उस एसेट्स को परचेज किया हुआ था। जब हमें, जाहिर सी बात है, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जी प्रॉपर्टी जो है ना वो उसको अपने पास सेव कर लेते हैं कि इन फ्यूचर जब भी जाके हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसको सेल आउट करके उसकी रिकवरी कर लेंगे, अपनी जो है हमारी नीड होगी उसकी रिकवरी कर लेंगे। एसेट्स आप लोगों ने क्या किया, परचेज किया, जिसको आपने लैंड का नाम दे दिया, उस एसेट्स को क्या किया, जब आपको जरूरत पड़ी आपने उसको सेल आउट किया और सेल आउट करके उसको आप लोगों ने अपने कैश में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेट मैनेजमेंट, राइट मिक्स और डेट एंड इक्विटी। डेट्स कहते हो आप लोग कर्जे को कहते हो, और इक्विटी क्या होती है, आप लोग के बिजनेस का कैपिटल होता है। कहते हैं कि डेट मैनेजमेंट क्या होती है, डेट मैनेजमेंट के पास जो है वो मिक्स राइट होते हैं कि वो अपने कर्जे को भी देखें और अपने कैपिटल को भी देखें। जैसे हम लोग अपनी यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या थीम होता है कि हमारी लायबिलिटीज कम हो और हमारे एसेट्स जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में हो। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी आप लोगों को भी पता है कि क्या होती है। प्रॉफिट, हर ऑर्गेनाइजेशन का थीम क्या होता है कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के ऊपर तो उनको जो है वो प्रॉफिट भी उस सूरत में होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि मार्केट वैल्यू क्या होती है कि अगर आप लोग अपनी कोई रेशियोज वगैरह सेट करते हो, कोई एनालिसिस करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को मार्केट को भी सर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग अगर अपनी कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, आप मार्केट को नहीं विजिट कर रहे, आप लोग जस्ट जो है जो भी डिसीजन करना चाह रहे हो वो आप लोग अपने भी हाफ पे कर रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो वो आपका रेशियो एनालिसिस नहीं होगा। आप लोग रेशियो एनालिसिस में क्या पढ़ रहे हो कि आप लोगों ने कंपैरिजंस करना है। कंपैरिजंस तब ही कर पाओगे जब आपके पास मार्केट वैल्यूज होंगी, मार्केट के बारे में आप लोगों को अवेयरनेस होगी, मार्केट को आप लोग विजिट करोगे। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ये ये जो आप लोगों को पीएम दिया हुआ है ये आप लोगों की प्रॉफिट मैनेजमेंट होती है। और आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओए का मतलब होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, आरओई का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए का मतलब रिटर्न ऑन एसेट्स, और पीएम का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी मैनेजमेंट। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मार्केट मार्केट पीई का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी, ठीक है, या प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग भी कह सकते हो। और एमबी का मतलब होता है कि मार्केट, बी लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट एबिलिटी कह सकते हो इसको। पी एम बी का मतलब होता है कि मार्केट एबिलिटी होती है।
और किसी बच्चे का यहाँ तक कोई क्वेश्चन? मानू नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। अब यहाँ पे अब आप लोगों का क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी रेशियोज। अब जैसे आप पूछ रहे थे, ये मोहित बच्चा पूछ रहा था कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इसको जो है वो हॉरिजेंटल में करेंगे या हम इसको जो है वो रेशियो एनालिसिस में करेंगे या हम इसको वर्टिकल एनालिसिस में करेंगे। अब जब उसने आप लोगों को क्वेश्चंस में ये बात कही होगी कि आप लोगों ने इसको बाय फार्मूला जो है ना वो अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, फिर इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों ने इसकी रेशियो बना के उसकी परसेंटेज निकालनी है। जब उसने आप लोगों को क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट दी होगी तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने वर्टिकल एनालिसिस या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। ठीक है, मैम रिपीट करिएगा एक दफा। मैंने ये बात कही कि अगर रेशो, अब उसने जैसे अभी ये बच्चा पूछ रहा था कि मैडम हमें कैसे ये क्लियर अप होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रेशियो एनालिसिस करना है, वर्टिकल करना है या हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है। अगर आप लोगों को इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट दी जाती है, गिवन होती है, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस या वर्टिकल एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चंस में रेशियोज गिवन होती हैं, उसने कहा कि बाय फार्मूला जो है वो अपनी रेशियोज को फाइंड आउट करो और उसकी परसेंटेज बताओ, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने उसके ऊपर रेशियो एनालिसिस इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मोहसिन अली जट कौन है? मोहसिन अली कौन है? जी मैम। मोहसिन, ये ना क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मुझे आपने ना अपनी नोटबुक पे अभी करके और चेक करवाना है। ठीक है, ठीक है मैम। चलो जल्दी से करके, और क्लास को भी समझाना है कि ये क्या किया है आपने क्वेश्चन में। यहाँ पे आप लोगों के पास अब लिक्विडिटी रेशियो आ गई है। लिक्विडिटी रेशियो में आप लोगों के पास दो चीजें आती हैं, करंट रेशियो आती है और क्विक रेशियो आती है। करंट रेशियो में आप लोग फार्मूला जो लगाते हो वो करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज लगाते हो, और जो क्विक रेशियो में लगाते हो वो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज लगाते हो और लेस करते हो करंट लायबिलिटीज को। अब यहाँ पे करंट एसेट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज करो कि हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2021 का ईयर चल रहा है। हम लोगों ने ये बात देखनी है कि हमारे पास जो 2020 में हमने कितने एसेट्स लिए हैं, ठीक है, कितने एसेट्स हम लोगों ने परचेज किए हैं और कितनी हमारी कस्टडी में है, उसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, जिसमें हम लोगों ने ये बात देखनी है कि अगर हमारे पास इतने एसेट्स हैं तो उसके कंपेयर में उसके हम लोगों ने ऑपोजिट वे में कितनी लायबिलिटीज पे करनी है। जो हमारे एसेट्स के बदले में हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उसको हमने किस सूरत में पे करना है। अब यहाँ पे उसने आप लोगों को 50,190 की अमाउंट दी हुई है और 25,523 की अमाउंट दी हुई है। अब मुझे शाबाश मोहसिन इसको भी फाइंड आउट करके दिखाओ। उसके बाद करंट एसेट्स की अमाउंट गिवन है, इन्वेंट्रीज की अमाउंट भी गिवन है और करंट लायबिलिटीज की भी अमाउंट गिवन है। मुझे शाबाश इसका फार्मूला लगा के इसकी वैल्यूज को जो है वो डिवाइड करके और लेस करके बताओ क्या आपके पास यही आंसर आ रहा है। जल्दी से बताना है, शाबाश, आपके पास 2 मिनट्स हैं। आप भी करके दिखाओ मुझे। और ये फरजाना सुल्तानी कौन है? फरजाना सुल्तानी अहमद, ये आप लोगों की क्लास की है बच्ची? यस मैम। यस मैम। फरजाना, ये मैंने आप लोगों को अभी क्वेश्चन बताया, मुझे ये जल्दी से सॉल्व आउट करके बताओ। शाबाश। ओके मैम। क्या कह रही हो? ओके मैम, ओके मैम। क्लास सारे बच्चे अपनी नोटबुक्स निकालो, सारे बच्चों ने क्वेश्चन करना है। सारे बच्चे निकालो अपनी नोटबुक्स। अहमद, जब कर लिया आप लोगों ने तो मुझे बता देना, ठीक है।
मैम। मोहसिन कर लिया आपने क्वेश्चन? जी मैम कर लिए। कर लिया, चलो मुझे अपना कैमरा ऑन करके चेक करवाओ जरा क्या किया है। एक सेकंड मैम, मैंने कॉपी पे नहीं किया, मैंने मोबाइल पे किया है, कैलकुलेटर पे। मोबाइल पे कर लिया आपने? अगर आपने क्लास को क्वेश्चन करवाना हो तो मोबाइल पे करवाओगे? नहीं मैम, फिर तो कॉपी पे करूंगा ना। हाँ तो फिर मैंने तो यही कहा था कि आपने क्लास को बताना है कि क्या किया है आपने। मैम सेम ऐसे ही करना है जैसे आपने किया हुआ है। जी मैम मैं कह रहा हूँ सेम ऐसे ही करना जैसे आपने किया क्या हुआ कह है। रहे हो? मैम मैं कह रहा हूँ सेम ऐसे ही करना है ना जैसे आपने किया हुआ। करंट एसेट्स में से को माइनस कर देना, फिर वो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। वो 0.887 आता है, फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.89 आ जाएगा। हाँ तुम बताओ ना क्लास को कि क्या किया आपने। इनको लिक्विडिटी रेशियो का स्टार्ट से करंट रेशियो और क्विक रेशियो का बताओ कि मैंने क्या किया यहाँ पे। बताओ, शाबाश, मैंने तो किया हुआ है, आप बताओ ना क्लास को कि क्या किया हुआ है। बताओ बताओ, शाबाश। मैम क्विक रेशो निकालने के लिए पहले हमें चाहिए कि करंट एसेट्स को डिवाइड करना है करंट लायबिलिटीज पे। तो करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंटरीज को माइनस कर दिया, फिर उसको मैंने करंट लायबिलिटीज पे डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया। क्विक रेशो आ गई है। करंट रेशियो को निकालने के लिए क्या आपके पास गिवन होना चाहिए? मैम करंट एसेट्स और इन्वेंटरीज होनी चाहिए और करंट लायबिलिटीज। नहीं नहीं, मैं आपसे करंट रेशियो की बात कर रही हूँ, मैं तो अभी क्विक रेशियो की बात ही नहीं की आपके साथ। करंट रेशियो का बताओ मुझे, कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट एसेट्स को डिवाइड करेंगे करंट लायबिलिटीज पे। अच्छा, आपने इसको डिवाइड किया तो कितनी अमाउंट आई है आपके पास? मैम यही सेम आंसर है। सेम आंसर आया? अच्छा, इन्वेंट्रीज क्या होती हैं आपकी, पता है? पीछे पढ़ के भी आए हो, मैं बता के भी आई थी आप लोगों को। क्या होती है इन्वेंट्रीज आपके पास? ये बस दो रहेंगे। क्या होती है इन्वेंट्रीज आपके पास? मैम सॉरी, मुझे नहीं याद, मैंने नहीं सुना था। अच्छा, आपने कोई आंसर निकाला, यही आया सेम आपके पास? जी मैम यही है। फरजाना कौन है? यस मैम। फरजाना कर लिया आपने क्वेश्चन? Still not, ma'am. Ma'am, sorry, ma'am. Can you hear me? मानू नेक्स्ट वाली स्लाइड। फरजाना, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन हो रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हैव यू डन दिस क्वेश्चन? Can you hear me, ma'am? फरजाना, हैव यू डन दिस क्वेश्चन? No, ma'am, still not. Can you hear me? ओके। नेक्स्ट क्लास आप लोगों के पास आ जाता है कि एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो का है। आप लोगों ने पीछे वाला क्वेश्चन सबने किया है, आंसर्स ठीक आए हैं आप लोगों के? जी मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों के पास जो है वो एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो का आंसर आता है, क्वेश्चन आता है। वो कहते हैं कि ACP का मतलब होता है आप लोगों के पास कि आप लोगों ने एसेट्स कलेक्शंस पीरियड, ठीक है, या एवरेज कलेक्शन पीरियड उसको कंसीडर कर लो कि उसमें आप लोगों ने एसेट्स अकाउंट रिसीवेबल करना है और डिवाइड करना है एनुअल क्रेडिट सेल्स को, डिवाइडेड करना है 365 में। आप लोगों के पास ईयर्स में कितनी आपके पास आते हैं
डेज कितने आते हैं आप लोगों के पास? 365 डेज आते हैं, ठीक है। उसने कहा कि एवरेज कलेक्शन पीरियड है, इसका फार्मूला है सेट्स अकाउंट रेशियो का, मैनेजमेंट रेशियो का। अकाउंट रिसीवेबल गिवन होंगे क्वेश्चन में आप लोगों को, एनुअल क्रेडिट सेल भी गिवन होगी, आपने उसको डिवाइड कर देना है 365 के साथ। डिवाइड करके देखो यही वाली अमाउंट आ रही है आप लोगों के पास। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर है, जिसमें आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ सेल लेनी है और एवरेज इन्वेंट्री लेनी है। कॉस्ट ऑफ सेल को डिवाइड करोगे एवरेज इन्वेंट्री के साथ तो आप लोगों के पास इन्वेंट्री टर्नओवर निकल आएगा। निकाल के दिखाओ मोहित, मुझे ये बताओ कि दोनों यही वाले आंसर्स आ रहे हैं आपके पास? और एक बात आप लोगों ने और अपने माइंड में याद रखनी है कि जिसमें आप लोगों ने 365 को में करना है ना, उसको कन्वर्ट करना है जिस भी फार्मूले में, उसमें आप लोगों ने डेज के साथ आंसर्स को लिखना है कि इतने डेज हैं हमारे, ठीक है। अगर यहाँ पे 365 आ जाता है क्वेश्चन में फार्मूले में, तो उसको आपने जो आंसर में लिखना है, आंसर निकाल के लिखना है, उसके साथ आप लोगों ने डेज मेंशन करने हैं। अहमद, आप इन्वेंट्री टर्नओवर का निकाल के बताओ कि यही आंसर आ रहा है। सेम है अहमद, टर्नओवर का निकाल के बताओ यही आंसर है। ओके मैम। और वो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। बानूर कितनी स्लाइड्स रह गई हैं? मैम ये 46 हो गई है। 8 स्लाइड्स है ना आप लोगों की? अ, 56 है मैम टोटल। 56 है, चलो ठीक है। चलो निकालो, स्क्रीन शेयर करो। वो करना उसको, वो उसने ना फिगर्स में चेंज किया। जैसे अगर आप लोगों का सपोज करो कि 4.6 आ जाता है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप 6 को जो है ना 4 को 5 में कन्वर्ट कर देते हो। अगर आप इसके 5 से एक्सटेंड कर जाते हैं ना डिजिट, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 4 को 5, हाँ अप्रोक्सीमेटली वाला, कि आप उसको डिजिट को कन्वर्ट कर सकते हो। अहमद कर लिए हैं? जी मैम वही आंसर। बताओ यही आंसर आ रहा है? जी मैम। अब नेक्स्ट वाला आप लोगों के पास आ जाता है कि एसेट्स मैनेजमेंट रेशियो क्या होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर इक्वल है सेल्स ओवर नॉट फिक्स्ड एसेट्स के, ठीक है। उसके बाद टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला आप लोगों ने यूज करना है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स के। मानूर इसको कैलकुलेट करके बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और टोटल एसेट्स टर्नओवर का यही आंसर आ रहा है। ओके मैम मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन में आप लोगों को सब कुछ गिवन होगा, आप लोगों ने फार्मूलाज याद करने हैं और फार्मूलाज के भी हाफ पे आप लोगों ने अपनी जो है वो रेशियोज जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। ये देखो अभी मोहित पूछ रहा था, मोहित इस वाली स्लाइड पे देखो, आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है ना, आंसर की तरफ देखो। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर 3.56 की अमाउंट दी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों की 5 के राउंड अबाउट आ जाती है या 5 से एक्सटेंड कर जाती है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली लगा के। अब यहाँ पे 3 पे देखो उसने क्या कर दिया, 4.6 की फिगर लगा दी है। मैम ये यूनिट क्या है, मतलब IND.average, ये जरूरी लिखना है? क्या लिखना है मैम? जहाँ पे इनका आंसर लिखा हुआ है उसके साथ यूनिट भी लिखा हुआ है। के नीचे मस्ट आप लोगों ने ये बात बतानी है कि आपने किसका आंसर फाइंड आउट किया है, टोटल एसेट टर्नओवर का किया है या फिक्स्ड एसेट टर्नओवर का दिया है। ये उसका स्टैंड यूज किया हुआ है उन्होंने TAT का। मैम लास्ट पे वैल्यू के साथ IND। क्या क्या कह रहे हो?
नहीं नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, IMD नहीं लिखने की जरूरत, उसने वैसे ही बताया हुआ है कि आपने उसकी एवरेज फाइंड आउट की है, लेकिन आप लोगों ने इसके साथ TAT जो है ना वो यूज किया हुआ है, वो मस्ट यूज करना है। ओके मैम, ये उसका अप्रोक्सीमेट आंसर लिखा हुआ है, वो भी अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो, अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो भी ठीक है। ओके मैम, मैंने कर ली वैल्यूज फाइंड, ठीक आंसर यही आ रहा है। यही आंसर ही आ रहा है। चलो Yes, नेक्स्ट ma'am. वाली स्लाइड मूव करो। नेक्स्ट वाली स्लाइड निकालो। हाँ बस ठीक है। अब नेक्स्ट वाली आपकी स्लाइड है कि फाइनेंशियल लीवरेज मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि डेट्स क्या होते हैं, आप लोगों के कर्जाजात होते हैं। डेट रेशियो को आप लोगों ने इक्वल करना है टोटल डेट्स के, और डिवाइड करना है आप लोगों ने टोटल एसेट्स के साथ। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो है, जिसमें टोटल डेट्स लिखोगे और टोटल इक्विटी लिखोगे। अबीहा कौन है? अबीहा कौन है? यस मैम। करके बताओ, यही आंसर्स आ रहे हैं? मैम मैं चेक करती हूँ। यस मैम यही है। यही आ रहा है अबीहा? यस मैम। दोनों का यही आ रहा है? मैम मैंने अभी एक का किया था। दोनों का करके बताओ, शाबाश। एक मिनट। आप लोगों ने भी क्लास साथ साथ अपनी वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाना है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम यहाँ डेब्ट जो रेशियो है उसका 58% और वर्सेस 47% है। यहाँ तो काफी डिफरेंस आ रहा है। आप लोग उसको 47 को छोड़ दो, वर्सेस को छोड़ दो, आप 58% जो आपके पास कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है ना, बस आप उसको लिखो। वर्सेस को छोड़ दो, आप लोग उसको लिखो। यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महानूर। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला आप लोगों के पास है कि फाइनेंशियल लीवरेज मैनेजमेंट क्या है। उसमें कहा है कि टाइम इंटरेस्ट अर्न है। अब उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि EBIT का मतलब होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। उसके बाद उसने उसको डिवाइड किया हुआ है इंटरेस्ट चार्जेस के साथ। उसके बाद इक्विटी मल्टीप्लायर्स आ जाते हैं, जिसमें टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी दिया हुआ है। EBIT का मतलब होता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको लिख लो अपने पास, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपके पास जो है वो चीजें पूछी जा सकती हैं। मोहम्मद हमजा कौन है? मोहम्मद हमजा कौन है? यस मैम। मोहम्मद हमजा, इसकी कैलकुलेट करके बताओ कि यही आंसर्स आ रहे हैं इसके, टाइम इंटरेस्ट अर्न के और इक्विटी मल्टीप्लायर्स के। मोहम्मद हमजा, यही आंसर्स आ रहे हैं? मैम ये टोटल इंटरेस्ट अर्नड का भी किया, टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड का, इसका यही है, दूसरा करने लगा हूँ।
मैम यही आंसर है। यही आंसर है। यस। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड निकालो महमूद। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास स्लाइड आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है। अब वो कहते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है आप लोगों के पास, जिसमें आप लोगों ने सेल्स करना है और लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल को, और लेस कर देना, आप डिवाइड कर देना उसके साथ सेल को। उसके बाद नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, जिसमें आप लोगों के पास EAT आता है और डिवाइडेड कर देना आप लोगों ने उसके साथ सेल्स को। निकाल के देखो तो यही वाला आंसर आ रहा है इसमें। मोहित करके देखो तो यही आंसर आ रहा है। यहाँ पे EAT का मतलब है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स। स्टैंड लिख लो इसका, अर्निंग आफ्टर टैक्स। आयजा बच्चे नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंसर कैलकुलेट करके बताओ कि यही आंसर आ रहा है। कहाँ गई है आयजा, ईमान? आयजा बच्चे कैलकुलेट करके बताओ, नेट प्रॉफिट मार्जिन का यही आंसर आ रहा है। ओके मैम, यही आंसर आ रहा है। यही वाला क्या आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट वाली आप लोगों की स्लाइड आ जाती है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में उसने कहा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करके देनी है, जिसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स है और डिवाइड करोगे टोटल एसेट्स के साथ। नेक्स्ट वाला आप लोगों का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अभी मैं आप लोगों को बताया कि अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करोगे स्टॉक होल्डर इक्विटी के साथ, तो ये आप लोगों की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी फाइंड आउट हो जाएगी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो तो मानूर। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वाला है कि मार्केट बेस्ड रेशियो है, जिसमें आप लोगों के पास आ जाती है मार्केट प्राइस पर शेयर और करंट अर्निंग पर शेयर। ये क्वेश्चन में आप लोगों को मार्केट प्राइस भी गिवन होगी और करंट अर्निंग पर शेयर भी गिवन होगी। आप लोगों ने उसको डिवाइड करके तो आप लोगों ने उसकी मार्केट बेस्ड रेशियो निकाल लेनी है। उसके बाद आ जाता है मार्केट टू बुक रेशियो कैसे फाइंड आउट करनी है। मार्केट प्राइस पर शेयर को डिवाइडेड करना है बुक वैल्यू पर शेयर के साथ, तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट वाला करो तो स्लाइड। अब यहाँ पे उसने पीछे करना जरा 1 मिनट स्लाइड मखनूर। यहाँ पे उसने PE दिया हुआ है, पता है इसको PE को क्या कहते हैं? पता है क्लास आप लोगों को? आयजा बताएगी। आयजा PE को क्या कहते हैं पता है? बोलो क्लास, बोल क्यों नहीं रहे? मैम प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर इक्विटी नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं इसको। प्रॉफिटेबिलिटी इक्विटी भी कह सकते हैं और इसको प्राइस इक्विटी रेशियो कहेंगे। जब मार्केट बेस्ड रेशियो में इसकी बात की जाएगी तो इसको प्राइस इक्विटी रेशियो कहेंगे। सॉरी मैम, मैं वो नमाज पढ़ रही थी, इस वजह से रिप्लाई नहीं किया। मैम प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी तो कह सकते हैं। कह सकते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कह सकते हो इसको। नेक्स्ट वाली करो स्लाइड। अब वो कहते हैं कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस क्या होता है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस एग्जाम्स द अर्न ऑफ द इक्विटी एनालिसिस, प्रॉफिट मार्जिन, total assets turnover and financial leverage. It all was created by the DuPont Corporation in the 1920. Return on equity, profit margin, multiply total assets turnover, multiply leverage factors. Return on equity equal है net income over revenue, multiply revenue over total assets, multiply total assets या टोटल स्टॉक होल्डर। वो कहते हैं कि ड्यू पाउंड एनालिसिस वो एनालिसिस होता है जिसमें आप लोग प्रॉफिट मार्जिन को आप लोग एनालिसिस करते हो,
एसेट्स टर्नओवर को सेल्स भी कहती हूँ, जिसमें आप लोग अपनी सेल्स का एनालिसिस करते हो और अपनी फाइनेंशियल लेवरेज का एनालिसिस करते हो। सिंपल फॉर्म के ड्यू पाउंड एनालिसिस ऐसा एनालिसिस होता है जिसमें आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस करते हो, अपनी एसेट्स टर्नओवर का और लीवरेज फाइनेंशियल पोजीशन का जो है वो एनालिसिस करते हो। किसके थ्रू करते हो आप लोग? 1920 के अकॉर्डिंग करते हो, उसको ड्यू पाउंड एनालिसिस कहते हो। उसके बाद उसने ड्यू पाउंड एनालिसिस क्या मैम वो लास्ट वाला दोबारा एक बार बता दे। ड्यू पॉइंट एनालिसिस, ड्यू पाउंड एनालिसिस पीछे करो जरा मानो। ड्यू पाउंड एनालिसिस वो होता है जिसमें आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एनालिसिस करते हो। ड्यू पाउंड कहते हो डिफरेंट तरह का एनालिसिस, ठीक है। किसके दरमियान एनालिसिस करते हो आप लोग? अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी के दरमियान में करते हो, प्रॉफिट मार्जिन का एनालिसिस करते हो, टर्नओवर का एनालिसिस करते हो और फाइनेंशियल लीवरेज का। जैसे हम लोग सपोज कर लें कि एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कैटेगराइज हुए हैं। एक हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो डिसीजंस डिपार्टमेंट है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो कैटेगराइज हुए हैं। हम लोगों ने उन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिपार्टमेंट का एनालिसिस करना होता है। जैसे लेट्स सपोज कर लो कि एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पर्सन्स को हायर करना होता है। जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने डिसीजंस करने होते हैं। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जितने भी ओवरऑल बिजनेस के अंदर पोजिशंस हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड, लॉस से रिलेटेड, उसने ईच एंड एवरीथिंग उसको हैंडल करना होता है। हर डिपार्टमेंट की अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ना। जब हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट की अलग अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करना है, उसको हम लोग ड्यू पाउंड एनालिसिस कहते हैं। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर, वेरी नेक्स्ट। इसको छोड़ दो, ये वाली नहीं करनी स्लाइड। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वाली करो और वेरी नेक्स्ट करो। मैम खत्म हो गई है। 3 लास्ट स्लाइड्स है ना, वो आप लोगों ने नहीं करनी। ओके मैम। यहाँ इसको सारे बच्चे एक दफा देख लो, रिवाइज कर लो। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सारे बच्चे इसको एक दफा रिवाइज कर लो। जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लो। महानूर बच्चे, एक आप लोगों की क्लास रहती है ना? यस मैम, वो 23 मार्च को तब नहीं हुई थी क्लास। 23 मार्च को आप लोगों की क्लास रहती है वो ना। अभी आप ऐसा करना कि वेरी नेक्स्ट वीक में ना किसी भी डे पे आप लोगों को क्लास एंगेज कर लेना, ठीक है? ओके मैम। या जिस दिन मैं फ्री हुई फिर मैं आपको बता दूंगी, फिर वो क्लास अरेंज कर लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। चलो देख लो सारे बच्चे एक दफा अपनी स्लाइड्स को, जिसको इश्यू है वो पूछ लो दोबारा से। मैम पिछले लेक्चर में ना आपने जो स्लाइड नंबर 24 तक पढ़ाया था, उसके बाद वर्टिकल एग्जांपल रहती थी, वर्टिकल एनालिसिस की और ट्रेंड परसेंटेज की भी। वो जहां तक मैंने करवाया ना, बस वहीं तक स्लाइड्स करनी है। ओके मैम। जी जी बोले। राइटिंग में साहब ना बुलाना है, एनालिसिस को रिपीट कर दें। क्या कह रहे हो मैम? जो एनालिसिस को एक दफा रिपीट कर दें। वो पाउंड एनालिसिस, जैसे मैंने भी आप लोगों को एग्जांपल दी है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने एबीसी कंपनी का नाम दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास एक बजट डिपार्टमेंट है, एक हमारे पास एचआर डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट्स है और एक हमारे पास मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है।
हमारे पास 4 से 3 कैटेगराइज में ये डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। हम हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम तो नहीं है ना। जो बजट डिपार्टमेंट है वो डेफिनेटली बजट को देखते हैं, फंड्स को देखते हैं, और जो हमारे पास HR डिपार्टमेंट है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी हायरिंग की जाती है, जितने भी एम्प्लॉयज के रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर होता है वो HR डिपार्टमेंट देखता है। उसके अलावा अकाउंट्स डिपार्टमेंट आ जाता है। जितने भी हमारे बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल पोजीशंस जो है वो सेट होती हैं, या हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स को लॉस को देखा जाता है वो हमारे पास अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखता है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि उसने मैनेजमेंट जो है वो डिसीजंस करती है, डिसीजंस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोसीजर होने हैं, जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। ड्यू पाउंड एनालिसिस वो होता है जिसमें हमारे पास, जैसे उसने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि फाइनेंशियल लिवरेज है, रिटर्न ऑन इक्विटी है आप लोगों के पास। ये डिफरेंट चीजों को जब हम मिला के जो है वो उनको मर्ज करके उनका एनालिसिस करते हैं, उसको हम ड्यू पाउंड एनालिसिस कहते हैं। ओके मैम। ठीक है। तो जब हम उस सब का एनालिसिस करते हैं तो उसे ड्यू पाउंड एनालिसिस कहते हैं। जी जी, उसको ड्यू पाउंड एनालिसिस कहते हैं। ओके मैम। जी जी बोलो। मैम जो लिक्विडिटी वर्ड यूज हुआ है तो मैम इसे जरा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। क्या कहा है? लिक्विडिटी रेशो। क्या कह रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा, लिक्विडिटी रेशो के बारे में बता दो। जो आपकी क्विक रेशो और लिक्विडिटी रेशो होती है ना वो सेम होती है। और लिक्विडिटी रेशो का मतलब ये होता है कि जिसमें आप लोग इजीली जो है ना वो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे सपोज करो कि हमारे पास कोई एसेट है, जब हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है कैश की, हम उसको फौरन से सेल आउट करके उसको अपने कैश में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि फौरी तौर पे आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके क्विक रेशो हो गए और लिक्विडिटी रेशो हो गई, ये दोनों सेम ही होती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल भी किया था कि अगर हमारे पास कोई गोल्ड वगैरह है, हम उसको क्या कर लेते हैं, अपने पास सेव कर लेते हैं। जैसे ही जब हमारे पास सेविंग ज्यादा होती है उसको पास सेव कर लेते हैं, और जब जैसे ही हमारे पास क्या होता है, हमें कैश की जरूरत पड़ती है, हम उसको मार्केट में सेल आउट करके अपने कैश की रिकवरी कर लेते हैं। ठीक है हाँ जी मैम, थैंक यू। जितना मैं बता दूंगी अभी आप लोगों को, जितना हम लोगों ने पढ़ लिया ना, फिर मैं उसमें से आप लोगों को बता दूंगी कि क्या क्या आप लोगों ने मिड के लिए करना है। लेकिन जब जो अब तक पढ़ लिया वो सारा आपके मिड में इंक्लूड होना है। पढ़ लिया मैम। पढ़ लिया है, चलो ठीक है, चले जाओ फिर आप लोग कर लो। अब जब बात करो, जब आप लोगों ने कमिंग क्लास में आना है ना, तो सारे बच्चों ने फार्मूलेस याद करके आने हैं। मैंने सबसे वीडियो कैमरे ऑन करवा के फार्मूलाज लिखवाने हैं। ठीक है, ओके मैम। सुन लिया सबने? मैंने सबसे वीडियो कैमरे ऑन करवा के फार्मूलाज लिखवाने हैं। चलो ठीक है, चले जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।